अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम विलियम्स यूनिवर्सिटी। तो हमने मैकेनिक्स 2 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है अब BS फिज़िक्स सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो अब तक हम 5 लेक्चर ले चुके हैं इस कोर्स के। तो आज हमारा 6 लेक्चर है। 6 लेक्चर में इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को ही कंटिन्यू किया था, जिसका नाम है हमारे पास रोटेशनल डायनामिक्स। इसी रोटेशनल डायनामिक्स को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने रोटेशनल इनर्शिया के बारे में पढ़ा था कि रोटेशनल इनर्शिया होता क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ से हम इसे कैसे वेरीफाई करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो रोटेशनल इनर्शिया होता है I = mr², ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा होता है, जिसमें मैंने रिजिड रॉड की एग्जांपल ली थी और मैंने डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन को चूज किया था। और मैंने बताया था कि ये जो रोटेशनल इनर्शिया होता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज किया है, और साथ ही साथ में विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के पास ही है या दूर लाई कर रही है। तो इन चीजों पर भी डिपेंड करता है। रोटेशनल इनर्शिया हमने फाइंड आउट किया था एक सिंगल पार्टिकल की एग्जांपल को लेते हुए, जिसमें हमने कहा था कि एक रॉड है, उसके साथ उसके ऊपर कोई भी हमने एक पार्टिकल ले लिया P, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई और वो रोटेट करने लग गया, टॉर्क जनरेट हो गया उसमें। तो वहां से हमने कैलकुलेशन ड्राइव की थी रोटेशनल इनर्शिया के लिए, और हमने इसका यूनिट भी देखा था और इसके डायमेंशन भी फाइंड आउट कर लिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे जो पिछले टॉपिक हमने कवर किया था उसी से कैलकुलेशन मिलती जुलती हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस आएगा, वो जस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आएगा। लास्ट टाइम हमने सिर्फ एक ही पार्टिकल को डिस्कस किया था, अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस ले लेंगे, हम 2 पार्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। कि न्यूटन सेकेंड लॉ को हम इसकी रोटेशनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या इस टॉपिक को हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशन। दोनों सेम ही टॉपिक है हमारे पास, किसी तरीके से भी आ सकता है पेपर में। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसको न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशन जो हमारे पास टॉपिक है, मतलब क्या है इसका, कि जो हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ है F = ma, हमने इसे F = ma, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। जब हम जनरली ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, जब हम रोटेशन की बात करते हैं, तो यही न्यूटन सेकेंड लॉ किस फॉर्म में आता है ये हम आज प्रूव करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये प्रूव किया है सिंगल पार्टिकल के लिए, तो आज हम डबल पार्टिकल के लिए प्रूव करेंगे। In order to derive the rotational form of the Newton's second law, we will consider the rotational inertia of the more complicated system। मतलब अब हम इसमें complicated system लेंगे, इतना complicated भी नहीं होगा। जस्ट हमने जहाँ एक पार्टिकल लिया था, अब हम यहाँ पर 2 पार्टिकल ले लेंगे। आप n नंबर ऑफ पार्टिकल भी ले सकते हैं, बस डिफरेंस क्या होगा, m1 m2 जहाँ आप लिखेंगे वहां हम लिख देंगे m1 m2 अप टू सो ऑन mn तक, अगर आप n नंबर ऑफ पार्टिकल लेते हैं तब। तो कंसीडर करते हैं इसके लिए कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, हम कह देते हैं कि कोई एक रॉड है हमारे पास। अब इस रॉड के ऊपर हमने यहाँ पर मैंने एक ही रॉड की पहले एग्जांपल दी हुई है, या तो आप एक रॉड के ऊपर 2 पार्टिकल ले लें, या 2 अलग अलग रॉड ले लें और उसके ऊपर 2 अलग अलग पार्टिकल ले लें जिनके मास क्या हो, आपके पास m1 हो और m2 हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने 2 अलग अलग रॉड ले लिए, जिसका जो हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस था, एक का r1 एक का r2 और मासेस m1 और m2। अब ये जो हमारे पास पार्टिकल है मास m1 का और m2 का, ये फ्रीली रोटेट करेंगे अबाउट द z एक्सिस। यहाँ पर फ्री टू रोटेट है, यहाँ पर जो वर्ड है ये फ्री टू रोटेट है, मुझसे मिस हो गया है वर्ड, तो यहाँ पर आपने लिख देना है फ्री टू रोटेट अबाउट द z एक्सिस। हमने z एक्सिस की रोटेशन को चूज किया है, किस प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। These particles are connected to the axis by the thin rod। एक thin rod की मदद से वो कनेक्ट है, जिनकी जो लेंथ है हमारे पास वो एक की r1 है और एक की r2 है रिस्पेक्टिवली। मतलब m1 के लिए r1 आ जाएगी और m2 के लिए r2 आ जाएगी।
अब यहाँ पर देखें, ये मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है कि यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास ओरिजिन है, और यहाँ से ये जो पार्टिकल है ये मास m1 है, ये पार्टिकल मास m2 है। अब यहाँ पर दोनों मासेस को हमने शो कर दिया। ये वाला जो मास है ये एक थिन रॉड के ऊपर हमने लिया है जिसकी जो लेंथ है वो r1 है, और ये वाला जो पार्टिकल है ये एक दूसरे रॉड के ऊपर हमने लिया है जिसकी जो लेंथ है वो r2 है। इन दोनों पार्टिकल्स को m1 को और m2 को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक ऐसी रॉड के साथ जो नेग्लिजिबल मास रखती है, मतलब अप्रोच टू 0 होगा लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर जो मैंने P को रिप्रेजेंट किया हुआ है ये कोई पॉइंट नहीं है बल्कि यहाँ पर P एक्सटर्नल फोर्स है, आप इसका F भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, मैंने M1 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, डायरेक्शन शो है कि इस डायरेक्शन में हमने ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है। अब जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे वहां पर टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे कि वहां पर टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमने फोर्स लगाई टॉर्क जनरेट हो गया। सम ऑफ द टॉर्क ऑफ द पार्टिकल m1 एंड m2 गिव अस द टोटल टॉर्क, मतलब हमने मास m1 पर लगाया है, फोर्स लगाई है और टॉर्क जनरेट हो गया है, लेकिन m1 के साथ m2 भी कनेक्ट था, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली टॉर्क जो है वो दोनों में जनरेट हो जाएगा। तो जो टोटल टॉर्क होगा वो इन दोनों का सम आ जाएगा। ये देखें टॉर्क 1 टॉर्क 2। अब जो जनरल हम टॉर्क की डेफिनेशन करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है, और ये होता है हमारे पास आर एफ साइन थीटा के इक्वल। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री पुट कर दूं तो इसका मतलब है जो टॉर्क आ जाएगी हमारे पास वो आर एफ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री आपको 1 वैल्यू देता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो ये टॉर्क आपका आ जाएगा आर एफ के इक्वल। ये आपकी इक्वेशन 5 आ गई। मजीद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि हमने दो मासेस लिए थे, एक m1 और एक m2, तो इसका मतलब है r1 और r2 भी डिफरेंट होंगे और f1 और f2 को भी हम सेपरेट लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है r1 f1 मतलब पार्टिकल 1 के लिए, r2 f2 पार्टिकल 2 के लिए, दोनों को सम अप कर दिया। अब ये जो f है हमारे पास, क्योंकि हम न्यूटन सेकंड लॉ को कंसीडर कर रहे हैं, अगर ट्रांसलेशनल मोशन में जाएं तो f इज इक्वल टू ma के इक्वल होता है, लेकिन हम पार्टिकल को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 1 है या 2 है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें m1a1 आ जाएगा आपके पास, मतलब f इज इक्वल टू ma है, तो f1 क्या आ जाएगा m1a1 और f2 क्या आ जाएगा m2a2, और बाहर r2 आ जाएगा आपका एज इट इज। लेकिन अब हमने क्या कहा था कि जब यहाँ पर हमारे पास अगर ट्रांसलेशनल मोशन भी होगी तो हम एज वेल एज रोटेशनल मोशन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम रोटेशनल मोशन को भी कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब है हमें सिर्फ ये वाली इक्वेशन नहीं चाहिए। ये जो इक्वेशन 8 है आप देख रहे हैं, इक्वेशन 8 आपको सिर्फ लीनियर पैरामीटर्स के बारे में बता रही है, ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बता रही है, इसमें कोई भी एंगुलर पैरामीटर शो नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करते हैं कि हमने क्या रिलेशन पढ़ा था लीनियर और एंगुलर वेरिएबल में। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तब, मतलब लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन आ जाएगा आपका, वो आपने पढ़ा था कि जो ए होता है सिंपल एक्सेलरेशन वो आर अल्फा के इक्वल होता है, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है आपके पास। तो अब अगर मैं ये वाली इक्वेशन 9 को जो मैंने कहाँ से लिखी है, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड द एंगुलर वेरिएबल, इन दोनों में मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर मैंने इस टॉपिक में आपको मैंने रिलेशन फाइंड आउट करके बताए थे वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। तो ये जो इक्वेशन 9 है मेरे पास, ये मैंने वहीं से फाइंड आउट की है, वहीं से पुट की है। उस टॉपिक में मैंने आपको इसकी कंप्लीट डेरिवेशन करवाई थी। तो अगर मैं इस इक्वेशन 9 को पुट कर दूं इसी a1 की जगह पर, एक्सेलरेशन की जगह पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा r1 m1 और a1 की जगह आ जाएगा r अल्फा। तो मैंने नेक्स्ट में क्या किया, इक्वेशन 9 को पुट कर दिया इक्वेशन 8 के अंदर। ये देखें पुट 9 इन इक्वेशन 8। तो मैंने जैसे ही इसके अंदर पुट किया तो मुझे इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 10।
ये जो इक्वेशन 10 है इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने सिर्फ जो एक्सेलरेशन था उसकी वैल्यू को पुट किया है, मतलब लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान जो रिलेशन था उसकी वैल्यू को पुट किया है। ये देखें, ये इक्वेशन 9 वाली वैल्यू है आपके पास। तो अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये r1 है, ये r1 है, मल्टीप्लाई होकर r1 स्क्वायर देगा, ये r2 है, ये r2 है, ये मल्टीप्लाई होकर r2 स्क्वायर देगा आपको, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m1 अल्फा 1 और ये आ जाएगा m2 अल्फा 2। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 11। अब हमने क्या कहा था, हम पार्टिकल 1 पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो पार्टिकल 2 है वो अटैच है 1 के साथ, उसमें भी एक्सेलरेशन और फोर्स उस पर भी लग रही है। तो यहाँ पर मैं एक अजम्पशन लगाती हूँ कि जो एक्सेलरेशन 1 में जनरेट हो रहा था वही अगर 2 में जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा 1 है ये इक्वल है अल्फा 2 के, और ये इक्वल है किसके, अल्फा के। आप कह सकते हैं कि ये सिंपल एक्सेलरेशन के इक्वल है, या आप दोनों को ही a2 पुट कर दें या दोनों को ही अल्फा 1 पुट कर दें। तो मैंने क्या किया कि जहां जहां a1 और a2 था ये सारे इक्वल है अल्फा के, तो मैंने अल्फा को पुट कर दिया सिंपल। ये देखें, मैंने इक्वेशन 13 में सिंपल अल्फा को पुट किया हुआ है, बाकी जो मेरे पास टर्म है वो एज इट इज है। तो यहाँ पर देखें, अल्फा क्यू के दोनों में मैंने पुट कर दिया था और ये मेरे पास कॉमन आ गया है। अब तो ये वाला जो हमारे पास अंदर वाली टर्म है ये मैंने एज इट इज लिख दी है, अल्फा जस्ट दोनों में कॉमन था तो ये मैंने बाहर ले लिया। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो इनर्शिया होता है, ये हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा है कि जो रोटेशनल इनर्शिया होता है वो आई एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है जनरल, अगर हम बात करें तब। तो इनर्शिया अगर इस वैल्यू के इक्वल है तो इसका मतलब है ये पार्टिकल 1 का इनर्शिया आपको दे रहा है, ये पार्टिकल 2 का इनर्शिया आपको दे रहा है, मतलब I1 और I2। I1 आपके पास आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर और I2 आपके पास आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर। तो अगर मैं यही वैल्यूज को, ये जो इक्वेशन 16 और 17 में है, इन दोनों को पुट कर दूं इस इक्वेशन के अंदर 14 के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस वैल्यू पर मिल जाएगा I1, इस वैल्यू पर मिल जाएगा मुझे I2। तो इक्वेशन क्या बन गई पुट करने के बाद, ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन 18 के I1 आ गया हमारे पास प्लस I2 आ गया, अल्फा एज इट इज कॉमन जैसे इस इक्वेशन में था सेम वैसे ही आ गया हमारे पास। अब हम क्या कहते हैं कि टोटल इनर्शिया हमारे पास पूरे सिस्टम का अगर इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तो किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के इक्वल। तो अगर मैं इस टर्म को लूं कि मैंने पूरे टोटल सिस्टम का इनर्शिया लेना है, तो मैं क्या करूंगी कि ये जो I1 है प्लस I2 है, इन दोनों को मैं सम अप करती हूँ और ये मुझे टोटल इनर्शिया प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों टर्म्स जो हैं ये मुझे टोटल इनर्शिया प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैंने क्या करना है, मैंने इसकी जगह पर जस्ट I की वैल्यू को पुट कर दूंगी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इक्वेशन 20 हमें मिल गई। ये जो हमारे पास है इक्वेशन 20, यही बेसिकली फॉर्म है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। तो ये आपने जो इक्वेशन 20 है एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास होती है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हमारे पास न्यूटन्स की सेकेंड फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। इसी से रिलेटेड अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं हम, कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है हमारे पास 2.3 kg और ये एक कनेक्ट है एक रॉड से जिसका जो आर है, मतलब जो डिस्टेंस है या आप रेडियस कह सकते हैं, वो 2 मीटर है। तो हमने क्या करना है, जो पहला पार्ट है ए पार्ट है, हमने फाइंड इट्स रोटेशनल इनर्शिया, मतलब आई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। बी पार्ट में उसने क्या पूछा है कि अगर इफ अ पार्टिकल इज कनेक्टेड टू अ रॉड, एक रॉड से कनेक्ट किया गया है पार्टिकल, और वो जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो फिर आप वैल्यू फाइंड आउट करें टॉर्क की। मतलब आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक पहले ए पार्ट में आई फाइंड आउट करना है, दूसरे पार्ट में आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो देखें, मैंने जस्ट यहाँ पर फार्मूलाज लिखे हैं, आपने कैलकुलेशंस खुद करनी होंगी। ए पार्ट में उसने पूछा था कि इनर्शिया क्या है आपके पास, आई का फार्मूला हमने अभी पढ़ा, एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर देखें आपको एम की वैल्यू भी दी हुई है और आर की वैल्यू भी दी हुई है।
तो इन्हें सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, इस यूनिट में मेंशन कर दें जो आपने यूनिट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। टॉर्क पूछा है बी पार्ट में टॉर्क का फार्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, आई अल्फा के इक्वल होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, अल्फा की वैल्यू दी गई है और आई की वैल्यू आप यहाँ से जो आएगी आपके पास वो आप फाइंड आउट कर लेंगे और उसको इधर पुट कर देंगे, तो आपको टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी जो न्यूटन मीटर में होती है। तो आज के लेक्चर में हमने जो रोटेशनल फॉर्म है न्यूटन के सेकेंड लॉ की उसे डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड हमने अपनी एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो आपको तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।